हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल वेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बाद एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका रेनिफाइड एग्रीकल्चर एंड वाटर सेट मैनेजमेंट अर्थात वर्षा आधारित कृषि एवं वाटर सेट प्रबंधन के कुछ विशेष प्रश्न लाए हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है बेस्ट स्टडी क्लास की पहचान। तो आज का पहला प्रश्न है, टाँका क्या है? या टाँका पर टिप्पणी करिएगा। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि टाँका क्या है, इस पर टिप्पणी करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि यह जल संग्रहण का एक पारंपरिक तरीका होता है जिसको टाँका बोला जाता है। टाँका क्या है? यह जल संग्रहण की एक पारंपरिक तकनीकी है। इसका उपयोग मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बहुत होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में बहुत होता है। इसका उद्देश्य बरसात के पानी को एक पक्के कुंड या हौज में एकत्रित करना, जिसको ज़रूरत के मुताबिक उपयोग में लिया जा सकता है। घरों की छतों पर बरसने वाले पानी को ज़मीन के नीचे बनाए गए टांकों में भरा जाता है और इसे अच्छी तरह ढककर रखा जाता है। इससे टांकों का आकार जल ग्रहण क्षेत्र अर्थात छतों में वर्षा जल एकत्रित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या करता है कि जो छत पर जितना वर्षा जल एकत्रित होता है उसके अनुसार इस क्षमता पर निर्भर करता है। टाँका सभी तरफ से पक्का बनाया जाता है जिससे कि पानी कहीं से भी रिसकर बाहर ना निकल पाए या ना बह पाए। अगला प्रश्न है कि शस्य आवर्तन क्या है? दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शस्य आवर्तन क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि शस्य आवर्तन से तात्पर्य मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए चुने हुए खेत में विभिन्न को बारी बारी बोने से होता है। इस प्रकार शस्यावर्तन के द्वारा ऐसे खेतों की उर्वरता भी बनी रहती है जिनमें लगातार कोई ना कोई फसल खड़ी रहती है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां जनसंख्या के दबाव के कारण खेती के लिए भूमि कम रह गई है। यह विधि संसार के अधिकतर देशों में अपनाई जाती है। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यह भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी क्लास में जितने भी प्रश्न लाए हैं दोस्तों, प्रश्न आपके लिए छांट कर लाए गए हैं। यह प्रश्न सभी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि मृदा संरक्षण में नियोजित चराई का क्या महत्व है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि मृदा संरक्षण में नियोजित चराई का क्या महत्व है या नियोजित चराई का मृदा संरक्षण में क्या योगदान होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका सीधे उत्तर लिख सकते हैं कि अत्यधिक चराई से पहाड़ी ढालों की मृदा ढीली हो जाती है और जल इन ढीली मृदाओं को आसानी से बहा ले जाता है। इन क्षेत्रों में नियोजित चराई से वनस्पति आवरण को भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के मृदा अपरदन को भी कम किया जा सकता है। इसीलिए मृदा संरक्षण में नियोजित चराई बहुत ही अपना अहम भूमिका रखती है। अगला प्रश्न है कि कंटूर खेती पर टिप्पणी करिए। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंटूर खेती क्या है या कंटूर खेती पर टिप्पणी करिएगा। तो आइए जानिए कि कंटूर खेती क्या है। तो तीव्र ढलान दार क्षेत्रों में संपूर्ण वर्षा जल बहुत शीघ्रता के साथ बह जाता है तथा उपजाऊ मृदा भी ऊपरी परत को भारी नुकसान पहुंचाता है। इन क्षेत्रों में खेतों की इलान के समांतर छोटे छोटे भागों में बांटकर सीढ़ीनुमा संरचना प्रदान की जाती है जिससे पानी का बहाव तीव्र नहीं हो पाता है और प्रत्येक खेत का पानी उस क्षेत्र में रुक जाता है। खेत में एकत्रित होने वाले पानी को खड़ीन एवं टाँका बनाकर भर लिया जाता है तथा या एनीकट द्वारा सुरक्षित तरीकों से निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाटर सेट क्या है, इसके प्रकार लिखिए। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाटर सेट क्या है और इसके प्रकार लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर सेट की कि वाटर सेट आखिर है क्या। तो वाटर सेट जल ग्रहण क्षेत्र का एक ऐसा ही एक दूसरा नाम है अर्थात वाटर शेड या जल ग्रहण क्षेत्र का एक दूसरा नाम है और यह एक स्वतंत्र जल वैज्ञानिक इकाई होती है। इसे किसी भी विशेष जल धारा या नदी के जल निकास बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि वाटर शेड उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से किसी नदी या जल धारा
जैसी विशिष्ट जल निकास प्रणाली के लिए जल आता है। वाटरशेड कुछ हेक्टेयर क्षेत्रफल के छोटे छोटे आकार का भी हो सकता है और बहुत बड़े आकार का भी हो सकता है, जिसका क्षेत्रफल कई हजार हेक्टेयर में होता है। तो बात करते हैं वाटरशेड के आकार की। तो वाटरशेड को आकार, जल निकास और भूमिका उपयोग पैटर्न के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह 5 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है मिनी वाटरशेड, जो कि 1 से 100 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। यानी कि जो मिनी वाटरशेड होता है वो 1 से 100 हेक्टेयर के अंतर्गत होता है। दूसरा है माइक्रो वाटरशेड, यह 100 से 1000 हेक्टेयर तक होता है। तीसरा है मिली वाटरशेड, यह 1000 से 10,000 हेक्टेयर तक होता है। चौथा है सब वाटरशेड, यह 10,000 से 50,000 हेक्टेयर तक होता है। और पांचवा होता है मैक्रो वाटरशेड, जो 50,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि में होता है। उसके प्रश्न अगला है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस प्रकार के स्थान का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आप कहीं पर नोट करना चाहते नोट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसे आप डाउनलोड करके PDF ले सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस प्रकार के स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यह प्रश्न का सही उत्तर है कि सामान्यतः वर्षा जल संग्रहण कहीं भी किया जा सकता है। अर्थात जो वर्षा का जल होता है वो कहीं पर भी एकत्रित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए वे स्थल सर्वदा उपयुक्त होते हैं जहाँ पर जल का बहाव तेज होता है और वर्षा जल शीघ्रता से बह जाता है। इस प्रकार वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित स्थानों के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं, जैसे कि नंबर 1 कम भूजल वाले स्थल, जहाँ भूजल की कमी है। दूसरा है दूषित भूजल वाले स्थान, जहाँ भूजल है वो दूषित है। तीसरा है पर्वतीय विषम जल वाले स्थल। चौथा है सूखा या बाढ़ प्रभावित स्थल। पाँचवा है प्रदूषित जल वाले स्थल। और छठा है कम जनसंख्या घनत्व वाले स्थल। सातवां है अधिक खनिज व खारा पानी वाले स्थल। आठवां है महंगे पानी व विद्युत वाले स्थल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाएगा और उनके लिए भी यह उपयोगी बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।